लुधियाना में सुबह सुबह एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सालों पहले हुए भोपाल गैस कांड की याद ताजा कर दी। लुधियाना के एक इलाके में जहरीली गैस के रिसाव होने से करीब 11 लोगों की जान चली गई। इनमें 5 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। इस गैस कांड के सही कारणों का पता नहीं लग सका है, हालांकि जांच जारी है, लेकिन इस हादसे ने सभी को हिलाकर रख दिया। जगह लुधियाना, वक्त सुबह 7:15। मौत की गैस, जिम्मेदार कौन? यह हादसा लुधियाना के ग्यासपुर इंडस्ट्रियल एरिया के नजदीक एक इमारत में बने मिल्क बूथ में हुआ है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक यहां सुबह के वक्त इस मिल्क बूथ पर जो लोग भी पहुंचे वो एक एक कर बेहोश होने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। लोग घबराए हुए थे। सबसे पहले अगर बात की जाए दिक्कत क्या लोगों को आ रही थी, लोगों को दिक्कत सांस लेने में आ रही थी। ये एरिया जहां जिस स्पॉट पर हम इस टाइम मौजूद हैं, इससे बिल्कुल सामने अगर बात की जाए जहां से 400 से 500 मीटर का जो पूरा एरिया होगा, जिस एरिया को वो पूरा सीज किया गया है। और इस एरिया में खासतौर पर कह सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम हो, और चाहे कह सकते हैं जो पुलिस की टीम हो, चाहे कह सकते हैं अलग अलग विभिन्न जो कह सकते हैं टीमें जहाँ पर लगाई गई है, जिनमें RAF हो जो और कह सकते हैं एनडीआरएफ की टीम हो। अब तक इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 2 बच्चे, 5 महिलाएं समेत 4 पुरुष भी शामिल हैं। कौन सी गैस है, ये गैस का सोर्स है, उसको सर्टन करने के लिए अभी एनडीआरएफ की टीम्स यहाँ पे आई हैं, बट डेफिनेटली दिस इज अ केस ऑफ गैस लीकेज। एनडीआरएफ की बटालियन यहाँ पे टीम जो है वो पहुँच गई है यहाँ पे, तो वो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेंगे, साथ के साथ वो उसका सोर्स ऑफ लीकेज भी एक्सप्लोर करेंगे। खास बात ये भी है कि मारे गए लोगों में एक ही परिवार के 5 लोग बताए जा रहे हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त ज्यादातर लोग सो रहे थे। ऐसे वहाँ खड़ा होने के बाद ऐसे लग रहा है जमीन के अंदर से कोई गैस निकल रही है, सांसें बंद हो जाएगी। नीचे से गैस निकल, हाँ नीचे से लग रही है निकल रही है। तो हम भी गए वहाँ पे देखने के लिए, तो चक्कर सा आने लगा, फिर उनको हॉस्पिटल में लेकर हम लोग आए हैं। हैरान करने वाली बात ये भी है कि यहाँ के रिहायशी इलाके में बनी बिल्डिंग के 300 मीटर के दायरे में कई लोग बेहोश थे। लुधियाना के एसडीएम स्वाति के मुताबिक गैस रिसाव के बाद 12 लोग बेहोश हुए थे। कौन सी गैस है, ये गैस का सोर्स है, उसको सर्टन करने के लिए अभी एनडीआरएफ की टीम्स यहाँ पे आई हैं, बट डेफिनेटली दिस इज अ केस ऑफ गैस लीकेज। जी, अभी इमीडिएट एफर्ट तो ये है कि इस एरिया को इवैक्यूएट कराया जाए, क्योंकि दिस इज अ वेरी थिकली पॉपुलेटेड एरिया। सो इवैक्यूएशन का हमारा फोकस है अभी राइट नाउ। प्रशासन के मुताबिक यह हादसा सीवरेज होल में गैस के रिसाव के चलते हुआ हो सकता है। यहाँ न्यूरोटॉक्सिन्स गैस का रिसाव हुआ है, हालांकि अभी सही कारणों का सामने आना बाकी है। मैनहोल्स में से कुछ गैस निकलने की या स्मेल वगैरह की इंफॉर्मेशन पता चली है, तो वहाँ पे विद प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड किट्स सैंपलिंग की गई है। इसके लिए जांच होगी जी, बिल्कुल जांच होगी। हम देखना चाहते हैं कि कौन सी गैस है, किसी की नेग्लिजेंस है, कैसे हुआ, जहाँ कोई सबोटाज जो भी है उसका जो कारण है उसके कारण की जाँच होगी। और गैस कौन सी है, कहाँ से आई, कैसे आई, वो पूरी जाँच होगी। प्रशासन ने मोर्चा संभालते हुए स्थिति को काबू करने के लिए हर संभव प्रयास करना शुरू कर दिया है। एनडीआरएफ की टीम इस इलाके की घेराबंदी कर चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे एनडीआरएफ की टीम मास्क पहनकर ही गोयल कोल्ड ड्रिंक्स नाम की इस दुकान तक पहुंची है। मेडिकल टीम, फायर ब्रिगेड, पुलिस के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर हर संभव प्रयास कर रही है ताकि गैस रिसाव का और असर न फैले। जबकि बीमार हुए लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब इस एरिया में कंपैरेटिवली जो स्मेल थी काफ़ी कम हो गई है। अब हम एहतियात बरत रहे हैं। वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम से भी कर रहे हैं और दूसरा ड्रोन से भी चेक कर रहे हैं, कोई ऐसा ना हो, कोई बेहोश ना आदमी हो। जो डॉक्टर्स के बताने के मुताबिक ये गैस है, ये लंग्स सभी के ठीक हैं। एक्चुअली इस गैस ने ब्रेन के ऊपर अफेक्ट किया। लगता है किसी ने सीवर में कोई ऐसा केमिकल डाल दिया जिसके कारण उसकी रिएक्शन के और सीवर की गैसेस के रिएक्शन के कारण ये बात। शुरुआती जांच में 3 वजहों पर जांच चल रही है। इनमें से माना जा रहा है कि कहीं पाइपलाइन से तो जहरीली गैस लीक नहीं हुई। दरअसल ये पूरा इलाका इंडस्ट्रियल है।
संभव है कि किसी पाइपलाइन में जहरीली गैस का रिसाव हुआ। दूसरी वजह सीवेज में जहरीली गैस का होना भी माना जा सकता है। सीवरेज में तेजाब जले होने की वजह से इतना बड़ा हादसा होना संभव है। जबकि तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि कहीं दुकान में कोई संदिग्ध केमिकल तो नहीं था, दुकान के भीतर कोई खतरनाक केमिकल रखे होने की संभावना है, या फिर ये किसी की शरारत भी हो सकती है। यानी ये लापरवाही है या फिर कोई साजिश, अभी इसका खुलासा होना बाकी है। हालांकि पूरा इलाका सील किया जा चुका है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया है। लेकिन इस तरह की घटनाएं हमेशा भोपाल गैस कांड की याद ताजा कर देती हैं। आपको बता दें कि 2 दिसंबर 1984 की रात 8:30 बजे से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हवा में जहरीली गैस खुल गई थी। जांच के बाद पता चला था कि यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। गैस की लीक होने की वजह टैंकर नंबर 610 में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का पानी से मिल जाना था। इसमें टैंकर से दबाव बन गया और वो खुल गया। फिर इससे निकली वो गैस जिसने हजारों लोगों की जान ले ली और लाखों को विकलांग बना दिया, जिसका दंश आज भी दिखाई पड़ता है। आपको बता दें कि भोपाल में फैक्ट्री के पास ही झुग्गी बस्ती बनी थी, जहां काम की तलाश में दूर दराज से गांव से आकर लोग रहते थे। इन झुग्गी बस्तियों में रह रहे लोगों को तो नींद में ही मौत आ गई। जब गैस धीरे धीरे लोगों के घरों में घुसने लगी तो लोग घबराकर बाहर आए, लेकिन यहाँ हालात बदतर हो गए थे। फिलहाल लुधियाना के प्रशासन ने अनुरोध किया है कि घटना वाली जगह पर कोई न जाए और सावधान रहे। लेकिन सवाल है कि आखिर इस गैस रिसाव का जिम्मेदार है कौन? और आइए अब आपको कंगाल पाकिस्तान का हाल दिखाते हैं। पाकिस्तान में बिगड़ते आर्थिक हालात के बीच गृह युद्ध की आशंका गहरा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुद दावा किया है कि पाकिस्तान की हालत जल्द ही श्रीलंका से भी खराब होने वाली है। सिविल वॉर की आहट के साथ ही पाकिस्तान ने अपनी सेना के लिए अमेरिका से भीख मांगी है। लेकिन उप विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार का एक मेमो अमेरिका में लीक होने से बवाल मचा हुआ है। तो आखिर उस मेमो में ऐसा क्या था और अब पाकिस्तान के सामने चुनौती क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये लोग फिर जब सड़कों पे निकला है तो ये किसी के काबू में नहीं रहेंगे। ये श्रीलंका से बहुत बुरा हाल होने वाला है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में संकट लगातार गहरा रहा है और नौबत श्रीलंका से भी खराब हालत होने की आ चुकी है। आर्थिक मोर्चे के साथ साथ सियासी मोर्चे पर भी चुनौतियां गहरा रही हैं। ये सब इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। इनको जो गुस्सा है, जो यह जुल्म हुआ है इस मुल्क में 1 साल, ये सारे इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं जिधर इनका गुस्सा निकलेगा, जिसकी वजह से ये भाग रहे हैं इलेक्शन से। लेकिन अगर इनकी इलेक्शन की उम्मीद चली गई तो ये श्रीलंका से बहुत बुरा हाल होने वाला है पाकिस्तान में। अगर आपने इनकी इलेक्शन की उम्मीद ले ली, ये लोग फिर जब सड़कों पे निकला है तो ये किसी के काबू में नहीं रहेंगे। पाकिस्तान में चुनाव टलने की आशंका के बीच सियासी टकराव बढ़ रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान की अमेरिका में एक बार फिर वजीहत हुई है। पाकिस्तान की उप विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार का लिखा एक मेमो नई मुसीबत बन गया है। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक एक इंटरनल मेमो में हिना रब्बानी खार ने लिखा कि पाकिस्तान को पश्चिम को खुश करने का आभास देने से बचना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि अमेरिका के साथ अगर पाकिस्तान साझेदारी बनाए रखता है तो उसे चीन के साथ उसके वास्तविक रणनीतिक साझेदारी को छोड़ना होगा। पाकिस्तान अब और मिडिल ग्राउंड नहीं बन सकता। हिना रब्बानी खार का ये मेमो अमेरिका के हाथ कैसे लगा, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इससे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। तमाम कोशिशों के बाद भी पाकिस्तान को IMF से मदद नहीं मिल पा रही, जिसका असर देश के आर्मी बजट पर भी दिखने लगा है। हाल ही में अमेरिका में पाकिस्तानी राजदूत ने पैसे की तंगी का रोना रोया।
पाकिस्तान के राजदूत मसूद खान ने अमेरिका के सामने आर्मी के लिए मदद की भीख मांगी। जिस पाकिस्तान की सेना के पास बजट नहीं है, जिस पाकिस्तान की सेना के टैंकों में जंग लग चुकी है, उसी पाकिस्तानी सेना के प्रमुख ने एक बार फिर गीदड़ भभकी दी है। असीम मुनीर ने कश्मीर का राग भी अलापा और बलिदान की बात भी कही। इसके अलावा पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने शांति को कमजोरी न समझने की दलील भी दी। असीम मुनीर ने यह बयान तब दिया है जबकि कुछ रोज पहले ही उनसे पहले वाले आर्मी चीफ बाजवा के बयान का खुलासा हुआ था, जिसमें बाजवा ने पाकिस्तानी सेना की पोल खोली थी और कहा था कि पाकिस्तान की सेना भारत का मुकाबला नहीं कर सकती। ये सच्चाई है। एक छोटे देश के पास बड़ी आर्मी लेके हैं और उसको वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए वो एक इमेजिनरी जो प्रकार से डेंजर क्रिएट करते हैं, थ्रेट क्रिएट करते हैं भारत के लिए। मगर भारत जो है एक शांति प्रिय देश है। भारत नहीं चाहता किसी पे कोई हमला करे, मगर पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो बिल्कुल नहीं समझेगा, आतंकवाद का साथ देता रहता है और आतंकवादी भारत की तरफ भेजता रहता है। पाकिस्तान की सेना खुद पस्त पड़ी है। दूसरी ओर आर्थिक संकट के लिए पाकिस्तान की सरकार जगह जगह कटोरा लेकर जा रही है। इस संकट के बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान में गृह युद्ध की आशंका जता दी है। पाकिस्तान की सरकार पर उसकी जनता को ही भरोसा नहीं है। ऐसे में समझा जा सकता है कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं। असल में पाकिस्तान अपने ही जाल में फंस चुका है और इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जंतर मंतर पर लगातार नेता पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी बात कर रहे हैं और पहलवानों का कहीं ना कहीं समर्थन भी कर रहे हैं कि पहलवान जो बात कह रहे हैं उनकी बात का सम्मान होना चाहिए, बृजभूषण शरण सिंह को इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि ये तमाम आरोप झूठे हैं और पहलवानों का एक गुट है, उसके पीछे कांग्रेस के लीडर हैं, एक बिजनेसमैन का हाथ है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि भाई बिजनेसमैन का नाम आपको बताना चाहिए अगर वो इस सब के पीछे है, तो उन्होंने कहा कि इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है और उनको मरवाया भी जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ नीरज गौड़ जुड़ गए हैं, सीधे जंतर मंतर से इस वक्त लाइव हैं। नीरज, इस वक्त पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं, क्या वहां पर चल रहा है, जरा बताइए। देखिए राम, मैं आपको बताऊं कि करीब 6:30 बजे के आसपास का वक्त है और देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो कि पहलवानों के समर्थन के लिए, और इसी के साथ लगातार यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन है वो यहाँ पर चल रहा है। अभी करीब 5 बजे के आसपास यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जिसमें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया वो यहाँ पर शामिल थे। और यहाँ पर जो है अब तमाम जो किसान संगठन है वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इसी के साथ जो बैरिकेड आप देख रहे हैं इसी के अंदर लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर देशभक्ति गीत जो है वो यहाँ पर बजाए जा रहे हैं ताकि लोगों का मन यहाँ पर लगा रहे, लोगों में जो जोश है वो यहाँ पर बरकरार रहे। अगर आप पूरा एरिया, मेरा कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं, यहाँ से ये जंतर मंतर जो रोड है वो शुरू होता है और यहाँ से अगर पैन करेंगे तो पूरा पैन करते हुए आप देखेंगे कि इस तरीके से जो लोग यहाँ पर धीरे धीरे जुट रहे हैं। और ये जो मंच, अगर मैं आपको कहूँ कि अब ये जो है पॉलिटिकल धीरे धीरे बनता जा रहा है क्योंकि यहाँ तमाम जो राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये ताजा तस्वीरें दर्शकों तक। और दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान डटे हुए हैं, लगातार 8वें दिन वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, जबकि बृजभूषण शरण सिंह ने भी अपनी जान को खतरा बताया है। धरने पर बैठे पहलवानों के बीच राजनेताओं का आना जाना भी जारी है। अपने अपने ढंग से हर कोई इंसाफ की बात कर रहा है। अब सवाल यह है कि कहीं जंतर मंतर सियासी सेंटर तो नहीं बनता जा रहा। ऐसा माहौल हो जाएगा कि लड़कियों का गेम भी बंद हो जाएगा अगर ऐसे लोग रहे तो। लेकिन जंतर मंतर बना सियासी सेंटर। अगर न्याय सबके लिए समान होता फिर एफआईआर के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ता। तो सारे अपोजिशन की जिम्मेवारी है कि प्रधानमंत्री से मिलकर के बात करें। रेसलर्स का अखाड़ा,
तो ये खिलाड़ियों की लड़ाई है, ना कि सिर्फ कुश्ती की है। सियासी दंगल शुरू। पिछले 8 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान डटे हुए हैं। वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा चुका है। दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर चुकी है। पुलिस की जांच भी जारी है, बयान भी दर्ज हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद पहलवानों की लड़ाई के बीच सियासी दंगल अपनी जगह बना रहा है। दरअसल भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण और पहलवानों के बीच की लड़ाई सियासी रंग लेती दिखाई दे रही है। दूसरी ओर अब बृजभूषण ने भी अपनी जान पर खतरा मंडराने की बात कहकर सनसनी फैला दी है। उद्योगपति हैं कुछ, नाम तो ले लीजिए। अब नाम ले ले तो जान मरवाए क्या? जो हजारों, अरे क्या बात करते हो, हजारों करोड़ का आदमी है, मरवा देगा। बदमाश घूम रहे हैं 10-10 जान का खतरा, आपको खतरा है, बिल्कुल खतरा है, जान का खतरा है। आपको बता दें कि करीब 8 दिनों से जंतर मंतर पर पहलवान डटे हुए हैं। आज भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भी जंतर मंतर पर पहुंचे थे। पीड़ित महिला रेसलर्स को इंसाफ दिलाने की कसमें खाई। अगर न्याय सबके लिए समान होता फिर एफआईआर के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ता। देखो, ये भी एक सत्य है, जब तक वो फेडरेशन के अध्यक्ष रहेंगे तब तक कुछ भी निष्पक्ष नहीं हो सकता। बिल्कुल सत्य बात है। जब तक वो फेडरेशन के अध्यक्ष है तब तक निष्पक्ष न्याय तो छोड़ दो, न्याय का मात्र होना नहीं, न्याय दिखना भी चाहिए। साथ ही इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी पहलवानों का समर्थन किया और बेटियों को न्याय दिलाने की बात की। इन खिलाड़ियों से कह कर के आऊं कि उनसे सबसे बात करो और उन सबसे कहो कि अगर आप सही मायने में बहन बेटियों के लिए कुछ करना चाहते हो, खिलाड़ियों के लिए नहीं, ये लड़की की इज्जत का सवाल है। चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो कोई अपने ऑफिसर हो, जिस किसी के साथ इस तरह का कोई व्यवहार करे, सरकार अगर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करती तो सारे अपोजिशन की जिम्मेवारी है कि प्रधानमंत्री से मिलकर के बात करें। प्रधानमंत्री को सबको जाकर के मिलना चाहिए और चिट्ठी लिखनी चाहिए, इसके लिए बताना चाहिए कि आप गलत कर रहे हो, आपकी जानकारी में नहीं है तो हम आपकी जानकारी में बात लेकर के आ रहे हैं। यानी विपक्ष के ज्यादातर बड़े चेहरे पहलवानों की हिम्मत बढ़ाने के नाम पर सियासी वार करना नहीं छोड़ते। हमारे देश की किसी भी बहन के साथ, हमारे देश की किसी भी महिला के साथ अगर कोई गलत काम हो, उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, फांसी पर लटका देना चाहिए उसको। एफआईआर इन्वेस्टिगेशन क्या मतलब है इसका? पहले रिजाइन करे, उसको हटाए पद से, उसका पावर तो लीजिए। जिस पावर, जिस सत्ता ने उसको इनेबल किया है कि वो ये सब करे, पर पहले वो तो हटाइए। जाहिर है ये बात खुद विरोध जता रहे पहलवानों को भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ये मंच उनका है और वो इंसाफ की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड आज पूरा किया। इस दौरान यह कार्यक्रम देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में सुना गया। लंदन में सुबह होते ही लोग इस कार्यक्रम से जुड़े, जबकि अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने भारत की बात सुनी, भारत के मन की बात सुनी। देखिए ये खास रिपोर्ट। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मन की बात का 100वां एपिसोड है। मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली हैं, लाखों संदेश मिले हैं। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। हर महीने मैं देश के लोगों के हजारों संदेशों को पढ़ता हूं। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं। मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है।
अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, दुनिया का कोना कोना, शहर शहर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात सुन रहा था। 50 साल पहले यानी पूरी दुनिया भारत की बात सुन रही थी। प्रधानमंत्री मोदी मन की बात के 100वें एपिसोड में देशवासियों से बात कर रहे थे। आज वो देश की हर तरक्की और चुनौतियों पर चर्चा कर रहे थे, तो कई मौकों पर भावुक भी दिखे। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता हैं। पीएम मोदी ने बताया कि वो जनता से दूर नहीं रह सकते, लेकिन सुरक्षा कारणों से 2014 के बाद एहतियात बरतनी पड़ी है। 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहाँ का जीवन तो बहुत ही अलग है। काम का स्वरूप अलग, दायित्व अलग, स्थितियां परिस्थितियों के बंधन, सुरक्षा का तामझाम, समय की सीमा। शुरुआती दिनों में कुछ अलग महसूस करता था, खाली खाली सा महसूस करता था। 50 साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्क ही मुश्किल हो जाएगा। जो देशवासी मेरा सब कुछ है, मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था। मन की बात ने मुझे इस चुनौती का समाधान दिया। शत के एपिसोड में सेल्फी विद डॉटर का जिक्र करते हुए उन्होंने देश की बेटियों के बारे में भी चर्चा की। जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनसे सीखा और इसे मन की बात में शामिल किया। देखते ही देखते सेल्फी विद डॉटर एक ग्लोबल कैंपेन में बदल गया और इसमें मुद्दा सेल्फी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसमें डॉटर को, बेटी को प्रमुखता दी गई थी। जीवन में बेटी का स्थान कितना बड़ा होता है, इस अभियान से यह भी प्रकट हुआ। जबकि वोकल फॉर लोकल से लोकल टू ग्लोबल हो रहे भारतीयों की तरक्की पर खुशी जताई। केवल आम भारतीय ही नहीं बल्कि सेलिब्रिटी भी आज मन की बात कार्यक्रम सुनकर बेहद प्रभावित दिखे। ऐसे लोगों को वो लोगों के सामने ला रहे हैं, उनकी जो हीरोइज्म है वो लोगों तक ला रहे हैं और नॉट ओनली हमारे देश में लेकिन इवन ग्लोबली उनकी पहचान बन रही है, विच इज़ अमेजिंग। इतने छोटे गांव में या शहर में अगर ये इंसान ये सब कुछ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू इंस्पायर अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स। मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन का इससे बेटर कोई फॉर्मेट हो नहीं सकता। जैसे जैसे आप आगे जाते हैं लोगों के साथ कनेक्शन कम हो जाता है और इतना अच्छा लगा सुन के यू नो दैट मोदी जी को लोगों के साथ कनेक्टेड रहना था। आई थिंक दैट्स द साइन ऑफ अ ग्रेट लीडर।